इस पूरे प्रकरण को हैंडल करने के लिए कई सारे टीमों का गठन जो है वो कराया गया है। वर्तन निदेशालय वाले उनको अपने साथ लेगा, अपने घर नहीं करेगा। ईडी सबकी जांच कर रही है, उनकी भी जांच कर रही है, करे। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। हमारे देश में यदि किसी के साथ अन्याय होता है तो वो कोर्ट पर भरोसा करता है। हमारे यहाँ हत्या का बदला हत्या नहीं होता, तमाचा का बदला तमाचा नहीं होता। इन सब चीजों को अपराध माना जाता है। न्याय का अंतिम दरवाजा कोर्ट ही होता है। 14 फरवरी 2012 को दिल्ली के छावला इलाके में 19 साल की बेटी ऑफिस से घर जा रही थी। उसका अपहरण कर पहले सामूहिक बलात्कार किया गया। उसके शरीर को सिगरेट से दागा गया, गाड़ी में रखे औजार से उसे प्रताड़ित किया गया और जब हवस की गर्मी शांत हो गई तो उसकी आंखों में तेजाब डालकर मार दिया गया। जरा सोचिए उस माँ बाप पर क्या गुजरी होगी जिसकी ये बेटी थी। बहुत लोग कहते हैं कि ऐसे अपराध करने वालों को बीच चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए ताकि दुनिया के लिए एक नसीहत बन जाए कि इस अपराध की सजा क्या होती है। लेकिन ये तरीका हमारे संविधान और कानून के हिसाब से गलत है और संविधान को मानने वाला ही देशभक्त कहा जाता है। जिस बेटी के साथ ये घटना घटी उसके माँ बाप ने भी कानून का ही रास्ता अपनाया। 12 साल तक कानून की लड़ाई लड़ी। कोर्ट ने रवि, राहुल और विनोद इन तीनों आरोपी के ऊपर दोष सिद्ध किया और फांसी की सजा सुनाई। लेकिन हुआ क्या? माँ बाप को जीवन का वो दर्द मिला जिससे सख्त कानून का सख्त हृदय तो नहीं पिघल सकता, लेकिन माँ बाप बिखर जरूर गए। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने तीनों को आजाद कर दिया। ये क्यों हुआ, इसमें क्या कानूनी तकनीकी है, ये सामने आना अभी बाकी है। लेकिन बच्चे का दर्द तो माँ बाप ही समझ सकते हैं। जब परिवार बिखरता है तो उसके दर्द को उस परिवार का मुखिया ही समझ सकता है। उस परिवार का एक एक सदस्य अपनों के अपनेपन को कैसे भूल पाएगा। अपराध करना कभी कभी आसान लगता है लेकिन उसका अंजाम बहुत तकलीफदायक होता है। अपराध करने से पहले भी अपराधी को सोचना चाहिए कि उसके अपराध की वजह से कहीं उसका परिवार बिखर ना जाए। लेकिन अपराधी भी शायद कभी कभी अपराधी नहीं होते, या कभी कभी किसी को अपराधी बना दिया जाता है, या कोई अपराधी खुद अपराध कर अपराधी बन जाता है। अपराध करने के कई परिभाषा हो सकते हैं और अपराधी बनने के भी कई परिभाषा हो सकते हैं, लेकिन असल परिभाषा क्या होती है ये समझ के परे है। हमने अपने देश में देखा होगा कभी कभी राजनीति का बदला लिया जाता है। हमने अपने देश में देखा होगा कि कभी कभी बाहुबली और ताकतवर अपने पावर का यूज कर किसी को भी अपराधी बना देते हैं। अब भला इन माँ बाप की क्या गलती है जिसकी बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, जिसकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया? आखिर उस माँ बाप को न्याय कैसे मिलेगा? अपने बच्चे का दर्द माँ बाप कैसे झेल पाएंगे? जैसे गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के साले शर्जील रजा का दर्द छलक उठा। सोमवार को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जेल में बंद मऊ के पूर्व और चर्चित विधायक मुख्तार अंसारी के साले शर्जील रजा को जमानत के बाद रिहा किया गया। लेकिन इस रिहाई से शर्जील को राहत नहीं मिली, बल्कि एक ऐसा पल सबने देखा जो एक संपूर्ण परिवार के अहमियत को दर्शाता है। जिला कारागार के बाहर शाम होते ही गहमा गहमी बढ़ गई थी। पुलिस टीम अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही थी। गेट से कुछ दूरी पर शर्जील रजा की पत्नी अपने पुत्र को गोद में लेकर खड़ी थी। शाम 7 बजे जेल के बाहर आते ही ईडी टीम की अनुमति के बाद पुलिसकर्मियों ने पत्नी को गेट से कुछ दूरी पर बुलाया। इसके बाद शर्जील रजा ने अपनी पत्नी और बच्चे से मुलाकात की। इस दौरान कुछ देर के लिए पत्नी और बच्चे को देखकर शर्जील की आंखों में आंसू की बूंदें छलक गई। शर्जील को कैंसर भी है। मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी के करीबियों के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। मुख्तार अंसारी के ऊपर तो कार्रवाई हो ही रही है, अब मुख्तार अंसारी का परिवार भी बिखर रहा है। मुख्तार अंसारी के परिवार के एक एक सदस्य के ऊपर भी कार्रवाई जारी है। जी हाँ, पहले गजल होटल गिरा, उसके बाद मुख्तार अंसारी की कई जमीनें कुर्क हुई, कई करीबियों की जमीनें कुर्क हुई, कुछ करीबियों की बिल्डिंग को भी गिरा दिया गया। बस इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी के सालों पर भी मुकदमा हुआ और केवल मुकदमा ही नहीं, कार्रवाई भी हो रही है। मुख्तार अंसारी के सालों को तो छोड़िए, मुख्तार अंसारी की पत्नी पर भी गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ।
पत्नी तो पत्नी थी, अब मुख्तार अंसारी के बेटे पर भी मुकदमा दर्ज हुआ और केवल एक बेटे नहीं, दोनों बेटे पर कोई ना कोई मुकदमा दर्ज है। ये तो मुख्तार अंसारी की बात है। मुख्तार अंसारी की पत्नी, बेटों और सालों की बात है। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी पर भी मुकदमे चल रहे हैं। देखिए, मुख्तार अंसारी जो कि 191 IS के IS गैंग के मेंबर हैं, 138 CR की प्रॉपर्टीज़ का जब्तीकरण इस पूरे गैंग का जो है वो कराया गया है। ध्वस्तीकरण, अगर इलीगल प्रॉपर्टीज़ जो इन्होंने अवैध तरीके से प्रॉपर्टीज़ बनाई थी और अतिक्रमण करके प्रॉपर्टीज़ बनाई थी, कुल मिला के कार्रवाई जो है ऑलमोस्ट 200 करोड़ तक पहुँची है। इसमें सर सांसद अफजाल अंसारी जो इनके भाई हैं, इनके ऊपर भी अभी ताज़ा कुछ देखिए, प्रॉपर्टी का जब्तीकरण लगातार चल रहा है। विगत कुछ दिनों में लखनऊ है और गाज़ीपुर है, लगातार कार्रवाइयाँ जो है यहाँ पे चल रही है। इसी तरीके की कार्रवाइयाँ जितने भी मेंबर्स हैं इस तरीके का आपराधिक कृत्य करने वाले, उनके खिलाफ कराई जा रही है। सर, इसमें अभी और भी कार्रवाइयाँ ऑनगोइंग प्रोसेस है। टीमों का गठन कर दिया गया है और इसमें कार्रवाइयाँ रुकेंगी नहीं, चलती रहेंगी। खैर, ईडी की टीम सोमवार को शाम गाजीपुर जिला कारागार से रिहाई के बाद शरजील को शाम 7:30 बजे हिरासत में लेकर प्रयागराज रवाना हो गए। इससे पूर्व टीम ने करीब 1.5 घंटे तक कारागार गेट पर ही कागजी कार्रवाई पूरी की। दरअसल आरोप है कि नंदगंज थाना क्षेत्र के फतुल्लापुर में सरकारी ताल पर कब्जा करने के साथ ताल को पाटकर गोदाम तक आने जाने के लिए रास्ते का निर्माण कर दिया गया था। इस मामले में नंदगंज थाने में राजस्व विभाग की टीम ने मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी, साले अनवर शहजाद और शरजील रजा उर्फ आतिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। साथ ही गोदाम को कुर्क करके रास्ते को भी ताल की जमीन में खोदकर मिलवा दिया गया था। 419, 420, 468, 68 IPC का थाना नंदगंज का एक मुकदमा था। उसमें वो जिला कारागार में बंद थे और आज उसमें जो है रिहाई परवाना जो है सीएम न्यायालय गाजीपुर न्यायालय से जिला कारागार में प्राप्त हुआ था, जिस पर उनकी रिहाई हुई थी। तो वो ईडी डिपार्टमेंट जो है प्रवर्तन निदेशालय इलाहाबाद प्रयागराज से अधिकारी आए हुए थे और उनको रिहा होने के पश्चात जो है वो अपने कस्टडी में ले करके प्रयागराज चले गए हैं। लगभग जो है 7 बजे शाम को ले करके इलाहाबाद गए हैं पूछताछ करने। इसी मामले में बीते सितंबर महीने में शरजील रजा और अनवर शहजाद ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था, जहां से दोनों को जिला कारागार भेज दिया गया था। करीब 1.5 सप्ताह पूर्व प्रयागराज से आई ईडी की टीम ने जिला जेल में बंद शरजील रजा उर्फ आतिफ और अनवर शहजाद से पूछताछ करने के लिए 2 दिनों तक गाजीपुर में डटी रही। शरजील रजा उर्फ आतिफ के जमानत से जुड़े सभी दस्तावेज कोर्ट के माध्यम से सोमवार को जेल प्रशासन को प्राप्त हो गए थे। जैसा कि आपको पता है कि शायद ऐसा कोई दिन नहीं जब मुख्तार अंसारी या मुख्तार अंसारी के परिवार के किसी सदस्य की खबर अखबार की किसी पन्ने में ना मिले, मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर ना मिले। कहीं ना कहीं पढ़ने को मिल जाएगा ही कि मुख्तार अंसारी या मुख्तार अंसारी के करीबी के ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई की गई है। जी हाँ, मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार और उनके रिश्तेदारों की मुश्किलें अभी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुख्तार के बेटे व विधायक अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के बाद से ही साले से भी ईडी की हिरासत में पूछताछ होना तय था। सूत्रों के मुताबिक ईडी कई मामलों के साथ 2 कंपनियों के फर्जीवाड़े में धन उगाही के मामले में भी जांच कर रही है, जबकि विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी में मुख्तार के दोनों साले अनवर शहजाद और शरजील रजा उर्फ आतिफ हिस्सेदार है। ईडी की टीम शरजील रजा उर्फ आतिफ की रिहाई पर पैनी नजर रखे हुए थी। इधर वर्षों से अपने पिता मुख्तार अंसारी को जेल में देखने वाले अब्बास अंसारी ने अपने मां पर भी कानूनी शिकंजा कसते हुए देखा है और अब विधायक बनने के बाद खुद कानून के रडार पर हैं। अभी अब्बास को ईडी के कई सवालों का जवाब देना है, लेकिन अब्बास के बड़े पिता और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी का कहना है कि देश में महंगाई और घट रही घटनाओं को छुपाने के लिए विपक्ष के नेताओं की जांच हो रही है। आप बताइए क्या क्रिया प्रतिक्रिया दिया जा सकता है? ईडी सबकी जांच कर रही है, उनकी भी जांच कर रही है। करे, देश में जो विपक्षी नेता हैं उनकी जांच नहीं होगी तो कैसे ध्यान हटेगा इस महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से? पुल टूट जा रहा गुजरात में,
150 से ज्यादा लोग मर गए हैं। पुल बनाने का ठेका मच्छर मारने वाला जो पंखा होता है उस कंपनी को दे दिया गया, घड़ी बनाने वाली कंपनी को दे दिया। इन सब बातों से ध्यान भी तो हटाना है। वैसे लोग कहते हैं कि राजनीति के भी अजीब रंग है। पूर्वांचल की राजनीति में असल खींचतान तो 90 के दशक से ही शुरू हो गई। कभी मुख्तार अंसारी और योगी आदित्यनाथ के बीच खींचातानी पर चर्चा होती थी, तो कभी मनोज सिन्हा और अफजाल अंसारी के बीच की रणनीति पर। खैर, योगी आदित्यनाथ अब यूपी के मुख्यमंत्री हैं और मनोज सिन्हा जम्मू और कश्मीर के महामहिम उपराज्यपाल। सत्ता भी अजीब चीज होती है, क्या क्या रंग दिखाती है। कभी समाजवादी पार्टी के लिए सब कुछ करने वाले, अब्बास को भतीजा मानने वाले ओम प्रकाश राजभर भाजपा को खूब कोसते थे, और अब भाजपा जब दोबारा सत्ता में आई तो ओम प्रकाश राजभर ने अपना रंग बदल दिया। ना वो नेता के हुए, ना जनता के, और अब तो अब्बास को भी उन्होंने छोड़ दिया। अब्बास अंसारी को ईडी ने गिरफ्तार किया, इस पे क्या कहेंगे? वो ईडी का काम है, पूछताछ कर रही है, उसको शक हुआ है, गिरफ्तार किए, वो अपना अदालत में अपना पक्ष रखेंगे। मऊ से विधायक है आपके पार्टी से? हमारी पार्टी से जरूर है, लेकिन वो नेता है समाजवादी पार्टी के। लेकिन समाजवादी कहती है कि वो आपके पार्टी से है। अगर यही समाजवादी पार्टी मान लेती तो जफराबाद के विधायक से झंडा उतरवा दे। तो आप क्या पार्टी से निकाल रहे हैं उनको अपने, जब समाजवादी पार्टी के नेता हैं तो? हम कहें को निकालें? नहीं तो चुनाव आयोग का काम है ना, हमारे निकलने से कोई निकलेगा? तो आप मानते हैं कि वो आपके पार्टी में है अभी? नहीं, हमारे सिंबल से चुनाव लड़े हैं। तो अभी आपकी पार्टी में है कि नहीं, ये बताइए। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, वो हमारे सिंबल से चुनाव लड़े हैं, नेता सपा के हैं। समाजवादी पार्टी ने मुझे 12 कैंडिडेट दिया है, उसी में वो भी एक कैंडिडेट है, और सिंबल हमने दिया है, वो 12 में वो भी है। ये वही ओम प्रकाश राजभर है जो कभी मुख्तार अंसारी से मिलने के लिए बांदा जेल में जाया करते थे। खैर, राजनीति और कानून, इस पर तो जनता को ही विचार करना होगा। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ।